तरफ हम अपॉर्चुनिटीज के हवाले से हमारा रोना है, और वो रोना डेफिनेटली बनता है कि मौके नहीं है। लेकिन मैंने अपने नौजवानों को देखा कि वो जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है उनको भी कैश नहीं कर पाते। पिछले चंद सालों से एक कोशिश कर रहा हूँ, एक काविश कर रहा हूँ कि यूथ को थोड़ा सा एक ट्रैक पे लेकर आऊँ। इसलिए भी क्योंकि जब मैं छोटा था तो इन तमाम हालात से गुजरा और कोई गाइड करने वाला नहीं था। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, और तब जाके जो मेहनत का फल है वो मिला। सो व्हाट आई बिलीव इन इज के अब किसी स्टेज पर आकर मुझ पे जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी हमारी यूथ है उसे थोड़ा सा ट्रेन किया जा सके, और करियर के हवाले से आजमूदा कुछ ऐसे तरीक़ेकार बताए जा सके जो आगे फ्यूचर में उनको हेल्प दें। बहुत सारे सवालात यकीनन आपके जहन में होंगे, और आप डेफिनेटली चैट बॉक्स को यूज़ करते हुए उन सवालात के जवाबात जो सवाल आप करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। जब से मैंने अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट किया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक चीज़ हमेशा सुनता आया, दिखता आया कि जी मेरिट नहीं है, मौके नहीं है, जी इधर तो पैसे देने पड़ते फिर जाके नौकरियां मिलती हैं। देखिए, ये तमाम चीजें होती होंगी, मैं हकीकत का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहूंगा, और ये मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि खुदा न खासा अपनी तारीफ करना मकसूद है, सिर्फ इसलिए कि यार आपके सामने एग्जाम्पल हो कि देखो ये भी दुनिया में हालात होते हैं। जहां हम रोते हैं कि जी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फ्रॉम 2014 टू 2017 3 साल के अरसे में मुझे 4 गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई, एंड ट्रस्ट मी, एक वक्त ऐसा आया कि मैं परेशान हो गया कि अल्लाह करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। यानी कस्टम्स के बारे में जी बड़ा मशहूर है कि ये इदारा जो है यहाँ पे मेरिट वगैरह नहीं होता। आई गॉट जॉब अपॉर्चुनिटी देयर। स्टेट बैंक में 2 मरतबा मैं अपॉइंट हुआ, एक दफा ऑफिसर ग्रेड 1 और उसके बाद ऑफिसर ग्रेड 2। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुझे अपॉइंटमेंट का चांस मिला बैक इन 2014। मैंने इस जॉब को भी नहीं किया। यूनिवर्सिटी बलुचिस्तान में एज अ लेक्चरर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जिससे मैंने अवेल किया। इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक एग्जाम था जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था, जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। सो बेसिकली यही स्कूलिंग है, आम स्कूलों से पढ़ा, उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा। द थिंग इज कि अगर आप अपने जो मकसद है उसके पीछे पड़ जाओ तो इट डजंट मैटर कि यार आपके लिए रास्ते रोकने वाले कितने रास्ते रोकते हैं, इट डजंट मैटर कि आपकी सिफारिश है या नहीं है, आपके पास रिश्वत के लिए पैसा है या नहीं है। मैं बड़ा ब्लैंड बात करूंगा, बट मैटर्स इज कि आप में वो काबिलियत है या नहीं है। मसला ये कि लोग अक्सर फोकस कर रहे होते हैं उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है, पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, रिश्वत नहीं है। उन चीजों पे फोकस नहीं करते जो उनके पास है या जिनको वो खुद डेवलप कर सकते हैं, और वो चीज क्या है, वो काबिलियत है, वो सलाहियत है। अच्छा, कहने का मकसद सिर्फ ये है। या सॉरी, कंटिन्यू जी जी। सो द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज के एग्जामिनेशंस जो इस तरह के होते हैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारा पहला काम है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को टोटली अवेल करें, अपने अंदर सलाहियतें पैदा करें। जो कुछ स्टडी टेक्निक्स मैं इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करूंगा उनके ऊपर कोशिश कीजिएगा, उन पे अमल कीजिएगा, होपफुली वो आपको कुछ फायदा देंगी। द थिंग इज की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मैं अगर एक बंदा 5 अपॉर्चुनिटीज लेके जा रहा हूँ तो यार एक एक अपॉर्चुनिटी हर बंदा अवेल कर सकता है। So all you have to do is to find the right direction and right course of study. Okay, Ji. So the first question I would like to ask you, Kenan, that people, somebody asked that what career options do I have? क्या करूं पढ़ाई के बाद, एक तो ये, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके साथ जो मुझे कनेक्टेड क्वेश्चन लगता है कि पीपल ऑलवेज सजेस्ट मी टेकिंग CSS या PCS के जो एग्जाम्स होते हैं, how do I know if I can do CSS and PCS? So if you can start with that, we would be right. देखिए, सवाल जो था ना कि पढ़ाई के बाद क्या करूं, मेरा ख्याल है कि सवाल को चेंज होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ क्या करूं। अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बता रहा हूँ, बहुत धक्के खाने की बुनियाद पे बता रहा हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी गलती ये है कि हम पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी ढूंढना स्टार्ट करते हैं। होना ये चाहिए कि अभी मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, जो हालात हैं, मायूस नहीं कर रहा, बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो हालात हैं आपको ये करना चाहिए कि अभी से ही तैयारी जो है जॉब्स के लिए स्टार्ट कर दें, अभी से ही नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दें, अभी से ही CV बना के अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तब जाके 2-3 सालों के प्रोसेस के बाद आप थोड़े से रिफाइन होते हो और आप अपने आप को इनेबल कर लेते हो कि आप जॉब हंट प्रॉपर्ली कर सको, राइट। अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? देखिए, स्टेइंग एट बलूचिस्तान, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जरा लिमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज है नहीं, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेहनत, अपना कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
अपनी स्किल्स पे काम करें यार। सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट जॉब के ख्वाब है जरूर देखें, लेकिन याद रखें कि आप बड़े ही खुशकिस्मत होंगे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकलते ही आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो गई। ऐसा बहुत रेयर होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2014 में सीनियर ऑडिटर का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट 2017 में आया था, 3 साल के बाद। तो अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि पहला एग्जाम दिया और उसके बाद भी आप लग गए, तो इस दौरान 3 से 4 साल का गैप आ जाता है। इस दौरान आपको ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब्स करनी है, स्टडी के दौरान जॉब करें, अपने आप को थोड़ा सा अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर लें, इतना एक्सपीरियंस अपने अंदर बिल्ड कर लें कि कल को जब आप जाएं तो कोई आपको फ्रेश ग्रेजुएट कहकर इनकार ना करे। आप साबित कर सकें कि अगर आपने तालीम हासिल की है तो उसके साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करके वो एक्सपीरियंस भी ले लिया है जिसकी किसी भी एम्प्लॉयर को जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी डिग्रीज मैटर नहीं करेंगे, डिग्री सिर्फ एडमिशन या जो जॉब के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा। असल चीज एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस चाहिए होगी, वो पार्ट टाइम जॉब, स्टडी के साथ काम करना, डिफरेंट कोर्सेज करना, उसके साथ ही आएगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज कि यार स्किल्स सीखें, पार्ट टाइम जॉब करें, अभी से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। और ये मत सोचें खुदा के लिए कि यार पढ़ाई कर लूं इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तमाम तैयारी उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं। उस वक्त का जो आप बेस बना रहे होते हो वही आपके आगे लाइफ टाइम काम देता है और वो आपकी तैयारी को स्मूथ कर लेता है। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से नहीं पढ़ा और आप सोच रहे हैं कि चलिए जी यहाँ से निकल के पढ़ना स्टार्ट करूंगा, जो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को करते देखा है, सो इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। नाउ फर्दर एक्सप्लोरिंग मोर ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, आप प्राइवेट ये जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं इनको देखें, तकरीबन रोजमर्रा बेसिस पे जॉब्स अनाउंस हो रही होती हैं। हाँ, इनमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आगे किसी सेशन में मैं उसको भी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कि कोई जॉब हकीकतन अनाउंस हुई है या सिर्फ फेक जॉब है पैसे अर्न करने के लिए। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलर बेसिस पे जॉब्स अनाउंस करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलर बेसिस पे जॉब्स अनाउंस करता है। आप rosi.pk पे जाएं, क्वेटा सर्च कर लें, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। सो इट्स नॉट दैट वी डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज, इट्स दैट कि वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करना, उसके लिए मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त होगा और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। So everything from private sector to freelancing to the government jobs offered by various institutions, रास्ते बहुत है, मंजिलें बहुत है, चलना आपका काम। Quite a thought and what an thoughtful answer, Bill. हम लोग जो है ना थोड़ा सा टाइम पे शॉर्ट हैं तो स्टार्ट करेंगे. स्पीकिंग ऑफ जॉब्स एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड स्टडीइंग फॉर द कमीशन एग्जाम्स, राइट? सो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा होता है कि मैं कौन सी किताब से पढूं, मैं कौन से नोट से पढूं, ठीक है, और मैं कितने घंटे पढूं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं. इनको मैं चाह रही हूँ आप सम अप कर दें एक शॉर्ट आंसर में या फिर ब्रीफली आंसर में. एंड कब अप्लाई करें जॉब्स के लिए और कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई करें. दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट वी नीड एन आंसर टू. सो प्लीज. यस, मैं वन बाय वन आता हूँ. कब अप्लाई करें? नौकरी की जरूरत से 3 साल पहले. आपने 3 साल आपके घर वाले आपको फाइनेंस कर सकते हैं, जबरदस्त घर बिठा के खिला पिला सकते हैं, जबरदस्त. तो जब घर वाले ताने देने लग जाएं उसके बाद नौकरी के अप्लाई करना बिल्कुल गलत है. यार जब कॉलेज में होना तभी से जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. अब आप कह रहे हैं सर कॉलेज के लिए, कॉलेज के दौरान अप्लाई करें और इस दौरान अपॉर्चुनिटी मिल गई तो देखिए कॉलेज लेवल पे या कॉलेज के दौरान अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी. कॉलेज में अगर आप हैं तो आपने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक पास जॉब्स के लिए अप्लाई करें, राइट? बड़े बड़े ख्वाब एटलीस्ट करियर के स्टार्ट पे नहीं देखे जाते. करियर के स्टार्ट रोजी मिल जाए बहुत होता है. अच्छा, सो कब स्टार्ट करें? जब नौकरी की जरूरत है, 4 साल पहले स्टार्ट करते हैं. दूसरी चीज, कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई करें? यार जितना कर सकते हैं करें. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मैंने सिर्फ 2 से 3 साल के अरसे में कम से कम 20-25 जॉब्स के लिए अप्लाई किया. हर जॉब के लिए पैसे दिए, पैसे इन सेंस कि अप्लाई करने की मैंने फीस दी, दूसरे पैसे मैंने नहीं दी, वो मेरे पास थे ही नहीं कभी. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट थे जिसमें मैं मेरिट लिस्ट में टॉप पर आता था. टॉप पे आके इंटरव्यू दे के उम्मीदें लेकर वापस आता था और सिलेक्शन किसी और की हो जाती थी. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप अप्लाइंग. यही बार बार अप्लाई करने का प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप जो है अपनी जॉब सिक्योर करते हैं. और सिर्फ अप्लाई नहीं करना कि मैंने 50 जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया, नौकरी नहीं मिलती. 50 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 जॉब्स के लिए 50 टेस्ट देते हुए 50 मरतबा तैयारी करें. पहली जॉब के लिए जो तैयारी की, दूसरी जॉब की तैयारी आपको पहली जॉब की तैयारी पर बिल्ड करेगी और वो और ज्यादा आपको हेल्प देगी. तो पहले लेट्स से अगर आप
इंग्लिश का कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपको 100 वर्ड्स के मीनिंग आते थे, अगली बार 150, फिर 500, फिर 1000, फिर 3000, राइट? तो ये ग्रेजुअल स्टडी होती है और ये स्टेज जो है आगे चलते चलते आपको हेल्प देता है। सो यू हैव टू कीप अप्लाइंग, जब तक दिल टूट नहीं जाता, टूटने के बाद भी अप्लाई करते रहें, मायूस होने के बाद भी अप्लाई करते रहें, और सिर्फ अप्लाई ना करें। अक्सर लोग धोखा देते हैं खुद को, जी अप्लाई कर लिया, नहीं, अप्लाई करने के साथ साथ बेहतरीन तैयारी करें। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि तैयारी किस चीज से करें। मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यार आपके पास कोई नोट्स है तो दे दे, आपके पास मैंने वो फिलानी किताब ली है और वो किताब ठीक रहेगी। देखिए, देयर इज नो राइट और नो रॉन्ग बुक। तरीकाकार सिंपली आपको बता दूं, एग्जांपल लेता हूं मैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स का कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब है जी। 5 चीजें आएंगी, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, जनरल नॉलेज लेस से आएगी, आजकल आई थिंक जनरल नॉलेज नहीं आ रही, बहरहाल करंट अफेयर्स आएंगे, इस्लामिक स्टडीज आएगी, पाकिस्तान स्टडीज आएगी। अब इट डजंट मैटर कि आप किसकी किताब लेते हैं, आप कारमान की किताब उठा लें, आप ढूगर्स की किताब उठा लें, इंटरनेट से उन्होंने कहीं से किताब उठा के एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट करके आपके लिए किताब की सूरत में छाप दी और आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि एक बड़ी कंपनी ने किताब आपके लिए बनाई है। ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे। सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग बुक, देयर इज ओनली राइट कंटेंट और रॉन्ग कंटेंट। कोई भी किताब, उस पर कोई भी टाइटल लिखा है, वो कस्टम इंस्पेक्टर की नहीं है जी, वो एफआईए की है, वो किसी की भी है, अगर उसमें आपका सिलेबस आ रहा है, जैसे मैंने मिसाल दी, पाकिस्तान स्टडीज आ रही है, इस्लामियात आ रही है, इंग्लिश आ रही है, करंट अफेयर्स आ रहे हैं या मैथ्स आ रहा है, तो वो किताब आपके लिए परफेक्ट है। अब कंटेंट वाइज कभी भी मत सोचें कि किताब किसकी, या कोई एक किताब होगी जिससे तैयारी कर ली तो टेस्ट क्रैक हो जाएगा। एग्जाम पेपर बनाने वाले कभी कभार करते भी होंगे, किसी एक किताब से कुछ क्वेश्चन उठा लिए, बट वो कभी भी ये मोस्टली ऐसा नहीं करते कि एक किताब उठाई, उसमें से एमसीक्यूज उठाए और जिसने उस किताब से तैयारी की थी उसका पेपर बन गया। वो इस किताब से कुछ भी रिलेटेड पूछ सकता है। लाइक आपने पढ़ा कि दरियाई सिंध की जो लंबाई है वो फॉर एग्जाम्पल 2700 किलोमीटर है, जितनी भी है, आपने रटा लगा लिया, लेकिन एग्जामिनर दरियाई सिंध से रिलेटेड सवाल ही निकाल सकता है। वो कह सकता है कि दरियाई सिंध निकलता कहाँ से, वो हिमालय से निकलता है, राइट? या आपने ये पढ़ लिया हिमालय से निकलता है, लेकिन वो हिमालय के बारे में कुछ सवाल कर बैठे। सो एमसीक्यूज के जरिए अगर आप एमसीक्यूज का रटा लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी कभी भी नहीं होती। तरीका ये है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, मैं आपको फिर मिसाल दूंगा, हिमालय। अब ये मत करें कि जी हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे उसमें ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, और व्हाट यू हैव टू डू इज कि हिमालय को गूगल करें, हिमालय है क्या। हिमालय जनाब आपको पता लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला, साथ में आपको पता चलेगा ये दुनिया के 5 मुल्कों में है, साथ में आपको पता चलेगा यहाँ से इतने इतने दरिया निकलते हैं, साथ में आपको पता चलेगा कि जी हिमालय में दुनिया की 10 में से 9 बड़ी चोटियां जो है वो हिमालय में है, सिवाय एक के। वो जो एक है वो केटू है, वो केटू कहाँ है, कराक्रम में है। वो केटू फिर आप जो है या आप केटू के बारे में पढ़ लें। द थिंग इज कि आपको हमेशा स्टडी करनी है इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ्स, इंटरलिंक ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने आपको जितनी जनरल बातें बताई, इनको एमसीक्यूज के तौर पे याद करेंगे, कभी भी याद नहीं होगा। किताब उठाएं, कोई भी एक एमसीक्यू उठाएं, उसको गूगल करें, उसके बारे में पैराग्राफ्स पढ़ें, उन पैराग्राफ्स को अपने पास सेव करते जाएं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला, क्वेश्चंस करने वाला कोई भी सवाल उससे रिलेटेड कर सकता है। अब अगर आप रट्टा लगा के गए हैं कि नमाज कब फर्ज हुई और उससे नमाज के फर्ज होने का साल ना पूछा, उसने नमाज के बारे में कोई और सवाल पूछ लिया, तो आप गए। लेकिन अगर आप होलिस्टिकली नमाज के बारे में पढ़ के गए हैं तो नमाज रिलेटेड कोई भी सवाल कर ले आपसे, आपको पता होगा नमाज कब फर्ज हुई, कौन सी हिजरी में फर्ज हुई, नमाज के कितने फराइज हैं, कितनी सुन्नत हैं, क्या दीगर मसाइल हैं। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि देयर इज नो राइट कंटेंट, देयर इज नो रॉन्ग कंटेंट। कोई भी किताब उठाओ भाई, उस किताब में तुम्हें जो नहीं आता वही तुम्हारे लिए राइट कंटेंट है, उसी को पढ़ो, उसी को पैराग्राफ्स के तौर पर, ऐसे के तौर पर एक्सप्लोर करो, और आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे इसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं होगा। मैं एक और चीज में ऐड करता चलूं, अक्सर लोग समझते हैं कि एमसीक्यू जो है, ये एमसीक्यू बेस्ड बुक ये पेपर्स की तैयारी के लिए काम देती है। नहीं, एमसीक्यूज बेस्ड बुक सिर्फ आपका टेस्ट है भाई। यानी आपने एक चीज के ऊपर, आपने समंदरों पे टॉपिक पढ़ लिया, जनरल ऐसे पढ़े, इसके बाद आए किताब उठाएं और एमसीक्यूज को देखें समंदरों से रिलेटेड आपकी किताब में जो भी, और फिर चेक करें कि जो आपने मजमून पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन जो थे या वो जो टॉपिक था वो कितने क्वेश्चंस को, कितने एमसीक्यूज को कवर कर रहा है। और थिंकिंग कि जी एमसीक्यूज को पढ़ के मेरी तैयारी हो जाएगी और इन्हीं में से कोई एमसीक्यू आ जाएगा, ये सबसे बड़ा अपने साथ, अपनी जात के साथ जुल्म है। अप्रोच थोड़ी सी मुश्किल बता रहा हूँ, लंबी बता रहा हूँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।
सो इन अ नटशेल के कोई भी किताब उठा लें, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास स्पेसिफिक ब्रांड हो, ज़रूरी नहीं है कि ख़ास स्पेसिफिक नोट्स हों। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पाक एमसीक्यू से तैयारी की है एक्सेट्रा। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग इज़ कि आप जो टॉपिक पढ़ें वो आपको क्लियर हो और वो थॉरली पढ़ें। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आस्क यू दैट हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू अप्लाई इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब? दोबारा उरूज बताइएगा, मैं सुन नहीं पाया। मैं कितनी मर्तबा एक जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए कितनी मर्तबा जॉब्स के लिए अप्लाई करूं कि फिर मुझे जॉब मिल जाएगी? 10 मर्तबा, 12 मर्तबा एक्सेट्रा, यू नो। यार आप काबिल हैं, ठीक है, तो और आपकी किस्मत आपके साथ है, तो आप एक जगह अप्लाई करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप पढ़ के टेस्ट नहीं देते तो मेरी तरफ से आप 1000 मर्तबा अप्लाई करें, कुरानंदाजी में अगर कोई जॉब मिल गई तो मिल गई, वरना नहीं मिलनी। सो यू नो, आपका जॉब हंट आपकी लक पे डिपेंड करता है, इसमें शक नहीं है, लेकिन लक बहुत बात का फैक्टर है। लक से पहले मेहनत आती है। तो आपने मेहनत नहीं की हुई, आप खाली पेपर दे के आ जाओ और आप किस्मत के धनी भी हो तो कुछ भी नहीं होगा आपका, राइट? तो द थिंग इज के इट डजंट मैटर कि कितनी मर्तबा अप्लाई किया, बात यह है कि जहां अप्लाई किया वहां कितना ज्यादा पढ़ के, कितनी मेहनत करके अप्लाई किया। दिस इज व्हाट यू शुड ऑल बी थिंकिंग अबाउट। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दैट आई हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी बट इट इज ऑफरिंग मी वेरी लो, लाइक, ठीक है, व्हाट शुड आई डू? अब अक्सर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है ना, हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते इन टर्म्स ऑफ सैलरी या फिर वर्क एनवायरनमेंट। सो व्हाट शुड अ पर्सन डू? रूच, देखिए, मैं आइडियलिज्म पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा ख्याल है इंसान को अपनी सलाहियतों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इंसान को ख्वाब देखने चाहिए, बड़े ख्वाब देखना चाहिए और ख्वाबों के पीछे भागना चाहिए, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम इंसान को बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने पैशन का काम करना चाहिए, वो चीज जिसकी अंदर से ख्वाहिश हो वो करना चाहिए। लेकिन भाई, ऐसी जॉब्स आपके करियर के स्टेज के लास्ट में आती हैं, या बड़े अगर आप लकी हैं तो कुछ सालों के बाद आती हैं। तो भाई, शुरू में तो देयर इज नो आइडियल जॉब। कोई आपको अच्छी सैलरी नहीं देगा, कोई आपको बेहतरीन करियर नहीं देगा, कोई आपको बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई वाली नौकरी नहीं देगा कि आपको साथ में गाड़ी भी मिल गई। माशरे में चंद ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी एक्सेप्शंस होती हैं। उनको देखकर अपनी स्टैंडर्ड सेट मत करें। मेरा जवाब होगा, आपको यार जो नौकरी मिलती है, अगर आपको वो कुछ भी दे रही है तो आपके लिए बहुत है। स्पेशली देखिए, वो बंदा जो नया नया फ्रेश ग्रेजुएट है, जिसके पास जॉब नहीं है, इससे पहले उसने काम नहीं किया, उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए, उसको नौकरी मिल रही है। वरना आजकल अलमिया ये है कि आपके पास नौकरी नहीं है, क्यों भाई? तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा क्यों नहीं है भाई? नौकरी नहीं है। सो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई आपको नौकरी दे रहा है, कोई आपको सिखा रहा है और आपको सिखाने के भी पैसे दे रहा है। सो इट डजंट मैटर कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितना कम पे करते हैं। करियर के स्टार्ट में आपको बहुत छोटी छोटी जॉब्स मिलेंगी और आपको करनी पड़ेंगी। मेरे सामने बेशुमार मिसालें हैं उन लोगों की जिनको शुरू में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और उन्होंने वो छोटी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं ली और आज यकीन करें वो पछताते हैं। सो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होता है, तो छोटा स्टार्ट करें, ख्वाब बड़े देखें, लेकिन बड़ी मंजिलों के जो सफर होते हैं वो भी तो छोटे कदम से स्टार्ट होते हैं ना। तो पहला कदम तो लें, जितना छोटा है, डजंट मैटर। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैंने 600 रुपए पर मंथ से मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2000 एंड मे बी 9। तो आज से 10 साल पहले मुझे 600 रुपए महीने का मिलता था और मैं 600 महीने के लिए मैं जाता था, वापस आता था, काम करता था। इसके अलावा एक पूरे दिन की नौकरी 1600 रुपए मिलते थे। इट डजंट मैटर, नौकरी मिल गई है, बस काम स्टार्ट करिए। कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, डजंट मैटर, बस सीख के निकलें और ऐसा सीख के निकलें कि कहीं और आपके लिए रास्ते बन जाए जहां आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा सैलरी मिले या ज्यादा बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिले। Well, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी ने पूछा कि how much time should I allocate in the study? I think that's what they mean. Should I leave my job in order to prepare for the exam because I want a good job, at least of 17 grade? What should I exactly do? So can you please shed some light on that? Right. हाँ, देखिए वही बात। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए ग्रेड 17 की आप बात कर रहे हैं। आप CSS के एग्जांपल ले लें। और इससे पहले एक सवाल आया भी था जिसका मैं जवाब नहीं दे सका, CSS करूं ना करूं, मुझे कैसे पता चलेगा CSS करूं या ना करूं। देखिए, आप बड़े ख्वाब देखें, आप चाहें कि मैं करियर के स्टार्ट में ग्रेड 17 पे चला जाऊं, लेकिन यार स्टार्ट मैं आपको बताऊं, फिर वही बात, स्टार्ट स्मॉल।
मैं हमेशा कहता हूँ कि खाली पेट जो है ज़हीन दिमाग भी नहीं पढ़ पाता, जबकि पेट भरा हुआ हो ना तो बुद्धू से बुद्धू दिमाग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। ये जो खाली पेट की टेंशन होती है ना, ये अल्लाह माफ करे, ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल होती है। तो आप खाली पेट है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, घर वालों के ताने भी सुन रहे हैं, माशरे का प्रेशर भी सुन रहे हैं, जिस शादी में भी जाते हैं सवाल होता है कि जी मैं क्या कर रहे हो, बेरोजगार हो, तो यार इस चीज के चक्कर में ना पड़े कि मैंने ग्रेड 17 लेना है तो इसलिए जो है कोई अपॉर्चुनिटी छोटी भी मिल रही है मैंने नहीं लेनी। यार ग्रेड 7 ग्रेड 9 कुछ भी मिलता है ले लो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एक मर्तबा ग्रेड 7 पर ग्रेड 9 पर लगकर 10-15 हजार कमाने लग गए और बेरोजगारी का टैग अपने माथे से हटा दिया, इसके बाद बैठो शाम को पढ़ो। अब सवाल ये है कि जी क्या मैं नौकरी छोड़ूं और कोई बंदा नौकरी कर रहा है एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए। यार देखो मुझे नहीं पता आपका एकेडमिक बेस क्या है, सबके लिए जवाब मुख्तलिफ होगा, लेकिन मैं अगर एक एवरेज स्टूडेंट को कंसिडर करूं जिसने कॉलेज में बस थोड़ा बहुत पढ़ा, एवरेज मार्क्स ले लिए, कोई खास कभी पढ़ाई की आदत नहीं डाली और आज वो मोटिवेट हो गया जी CSS करूंगा और मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। पहले अपने आप को, बेशक आप बैंक में भी जॉब कर रहे हैं ना, 7 बजे घर आते हैं तो 7 बजे के बाद अपने आप को रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करने की आदत तो डालें, पता चले नौकरी भी छोड़ दी और पढ़ा भी नहीं जा रहा, राइट। सो कभी भी दोनों पैरों से तालाब की जो ऊंचाई है उसको नहीं नापा जाता। द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज के पढ़ाई के लिए तालीम, ये जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में जो करने वाले लोग होते हैं वो तालीम के साथ ही अपनी जो है नौकरी को और नौकरी के साथ तालीम को चला लेते हैं, आप भी यही करें। अब सवाल ये है कि मैं रोजाना कितना टाइम दूं। यार आप रोजाना 10 घंटे भी दें और एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल काफी नहीं है। आपकी एग्जाम्स की तैयारी ना, जैसे मैंने कहा था कि नौकरी पे अप्लाई कब करना चाहिए, नौकरी की जरूरत से 3 साल पहले। तो आपको पढ़ाई कब स्टार्ट करनी चाहिए, जब टेस्ट देना है उससे 2-3 साल पहले। अपने कॉलेज में आज ही अगर आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अभी से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार करना स्टार्ट कर दें और सिर्फ तैयारी स्टार्ट ना करें, बार बार अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, बार बार टेस्ट दें और इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपको टेस्ट का पैटर्न, टेस्ट में किन किन एरियाज को कवर किया जाता है, आपको सब पता लग जाए। अच्छा जी, आगे हमारे पास इसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अगर आप रोजाना आधा घंटा भी पढ़ने लगे और आप रेगुलरली पढ़ने लगे तो मेरे ख्याल में ये आधा घंटा, वो जो एग्जाम के आखिरी दिनों में 24-24 घंटे पढ़ने वाले लोग होते हैं उनसे बहुत भारी होता है। सिर्फ आधा घंटा अपनी कमिटमेंट दिखाना स्टार्ट कर दें और फिर आप अपने चेंजेस देखेंगे, आप अपनी प्रोग्रेस देखेंगे, आपको फील होगा कि अब आप एक स्टेज पे पहुंच गए। 2 क्वेश्चंस हमारे पास आए चैट बॉक्स में। एक तो बड़ा सिंपल है कि बस पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कैसे पढ़ें, ठीक है, उसमें हम वी विल डाइव इनटू इट। और दूसरा आया है कि मैम अ पर्सन कैन स्टडी इन देयर विलेज, question mark, मतलब it's a question, can a person can study in a village where there is no opportunity, right? And or one can do self study or crack Balochistan Public Service Commission? Focus on what you have। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं जाती तौर पर ऐसे बहुत से स्पीच को जानता हूँ जिन्होंने पंजगूर से पढ़ा है, बहुत छोटे छोटे शहरों से पढ़ा है और माशाल्लाह आज वो बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो your city, your village, your financial status doesn't matter at all. What matters is कि आप कितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि कहीं से भी पढ़ लें और कोई भी किताब उठा लें, किसी वीडियो को भी देख लें, ठीक है, बस एक डायरेक्शन पकड़ लें। ज्यादातर प्रॉब्लम आती यहीं पे है कि मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव अ कंपास दैट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ, राइट? वी हैव अ ब्रोकन कंपास समटाइम्स एंड हमारी इतनी या तो एबिलिटी नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात ये, या तो हमें मेंटोरिंग उस तरह की नहीं मिल रही होती है, टीचर्स भी, आई मीन आप खुद लेक्चरर हैं, आप पहले स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो व्हेन इट कम्स टू अ टीचर और लेक्चरर हेल्पिंग अ स्टूडेंट, it is very hard and tough to find the right guidance. तो अगर आप एक छोटी सी लिस्ट हमें एज एन एग्जांपल दे दें, हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, क्योंकि बिकॉज आई एम श्योर कि वो इसीलिए इन्होंने ज्वाइन किया, सो दैट हम लोग ना एक्चुअली हमें तावीज़ों की बहुत आदत है, हमें एक तावीज़ चाहिए होता है, उसके ऊपर ना लिस्ट लिखी हो कि ये करना है, और उस तावीज़ को अभी आजकल हम टू डू लिस्ट कहते हैं, राइट? तो वो टू डू लिस्ट का भी तावीज़, तो वो तावीज़ आप हमें अगर दे दें कि आप फलानी बुक जो आपकी नज़र में एक अच्छी किताब है वो उठाएं, ठीक है, और उसमें से पढ़ाई करें,
ठीक है, अगर आपने पास्ट पेपर्स उठाने हैं, एक तो किताब की बात, किताब 2-3 आप स्पेसिफाई कर दें, फिर आप पास्ट पेपर्स का बता दें कितने साल के पास्ट पेपर्स लें और उसको किस तरह से एनालाइज करें और उस किताब से या उस वेबसाइट से जिससे हम पढ़ रहे हैं उससे एक साथ कैसे मैच करें। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो हमारी वो होती है, प्रैक्टिकल थिंग टू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग, हाउ टू डू इट, when to do it, how much time, जिस तरह वो सारा अगर आप एक तावीज बना के हमें दे दें तो। let's talk about the तावीज जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मेरी अप्रोच ये है कि मैं पास्ट पेपर्स उठाता हूँ, राइट। मैंने पास्ट पेपर्स उठाए, लेकिन पास्ट पेपर्स इस सेंस से नहीं उठाए कि जैसे हम किसी भी एनुअल एग्जाम में उठाते हैं कि ये सवालों की तैयारी कर ली तो आगे जाकर एग्जाम मेरा कवर हो जाएगा। नो, पास्ट पेपर्स सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा एरिया बताते हैं कि किन एरियाज से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम्स की, मैंने इंस्पेक्टर का टेस्ट भी क्लियर किया है इनलैंड रेवेन्यू। तो सिलसिला ये होता था कि मैंने एरियाज कुछ डिटेक्ट किए, मैंने नोट किया यार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हर साल एक सवाल आता है। फिर मैंने नोट किया अक़वाम मुत्तहिदा से हर साल एक सवाल आता है। बाद में मुझे पता लगा ये दोनों बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अक़वाम मुत्तहिदा का या यूएन का एक हिस्सा है, एक सेल है या एक विंग है। तो पास्ट पेपर्स उठाए, सबसे पहला काम ये करें लिस्ट बना ले क्वेश्चंस की और बाकायदा पास्ट पेपर्स को उठा के अपने पास टाइप करें। फिर आप 10 सालों के अगर आपने पेपर्स टाइप किए हैं तो उसमें 10 सालों में इस्लामियात के हर पेपर में अगर 10 सवाल थे तो 10 पेपर में आपके पास 100 सवाल। इन 100 सवाल में पैटर्न ढूंढें। आप एक चीज नोट करेंगे, अभी भी आप जाए आप ट्राई करें, आप नोट करेंगे कि नमाज से रिलेटेड एक सवाल लाजमी आता है, अंबिया के जो लक़ब हैं उनसे रिलेटेड एक सवाल लाजमी आता है, सहाबा कराम के जो लक़ब हैं उनसे रिलेटेड एक सवाल लाजमी आता है। या आप पाकिस्तान स्टडीज की बात करें तो पाकिस्तान के किसी न किसी एक आइन से रिलेटेड सवाल लाजमी आएगा, या पाकिस्तान के किसी एक वजीर आजम से रिलेटेड सवाल लाजमन आएगा। तो पहला काम पास्ट पेपर्स ले लिए, दूसरा काम पास्ट पेपर्स को अपने पास टाइप करके इस्लामियात के सारे क्वेश्चन एक जगह, पाकिस्तान स्टडीज के सारे क्वेश्चन एक जगह, और यूं आपने पैटर्न डिसाइड कर लिए। आपको जब पता लगा कि यार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड सवाल लाजमी आते हैं, तो फिर थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, उस टॉपिक को मैं जैसे मैंने पहले भी कहा एज एन एसे पढ़ना स्टार्ट करते। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी तैयारी की इब्तिदा में। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा कि ओके यूं मैंने स्टार्ट किया, ये मेरी प्रोग्रेस रही, और उसके बाद आपको फर्दर रास्ते नजर आते जाएंगे। जैसे आप समंदरों के बारे में पढ़ेंगे या दरियाओं के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो बीच में सवाल आएंगे कि कौन सा दरिया कौन से समंदर में गिरता है। फिर समंदरों के बारे में आप थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा समंदर कौन सी मुल्क के साथ है और कितने लैंड लॉक कंट्रीज हैं और सारा क्या सिलसिला है ज्योग्राफी का भी। तो पास्ट पेपर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन। नंबर 2, इंग्लिश का सेशन देखिए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं हमेशा 80-20 प्रिंसिपल की बात करता हूँ। यार एक पेपर है, उसके लिए 100 किताबें पढ़नी है और वो पेपर एक जगह ही होगा, वो किताब एक ही जगह काम आएगी, इसके अलावा काम नहीं आएगी। कुछ चीजें हैं जिनका टेस्ट सब में सबका सेम होता है। आपने अगर उन चंद चीजों की तैयारी कर ली तो लाइफ के 80% टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप में से कुछ लोग अकाउंटिंग के होंगे स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की तैयारी करेंगे ना तो सिर्फ आपको सिविल ऑडिटर के टेस्ट में काम देगी, आपको किसी अकाउंटेंट के टेस्ट में काम देगी और कहीं भी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जनरल तैयारी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हर जगह हर टेस्ट, एनटीएस ले रहा है, एफपीएससी ले रहा है, बीपीएससी ले रहा है, आपको हेल्प दे रहा है, मैथ हर टेस्ट में आ रहा है, और करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज हर टेस्ट में आ रही है, पाकिस्तान स्टडीज तकरीबन हर टेस्ट में आ रही है। तो जो भी जनरल नॉलेज के टेस्ट होते हैं, जनरल नॉलेज का टेस्ट होता क्या है, जिस टेस्ट में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, मिसाल के तौर पर अकाउंटेंट के लिए वो कहेगा सिर्फ बीकॉम चाहिए, तो वो उसमें फील्ड रिलेटेड टेस्ट देगा। लेकिन एफपीएससी ज्यादातर जो जॉब्स अनाउंस करता है, इवन असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, कस्टम इंस्पेक्टर, दिस दैट, उन सब में सिंपली होता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एनी फील्ड। तो जब हर फील्ड के लिए कोई टेस्ट ओपन होता है तो वो टेस्ट जनरल होता है, यानी उसमें इंग्लिश, मैथ और इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात। तो आपने बस 4 सब्जेक्ट्स को पकड़ लेना है और आज से इनको गिरा लगा लेनी है। इंग्लिश इंप्रूव करना स्टार्ट कर दें। इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी, जीआरई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, 333 वर्ड्स की लिस्ट आती है, इन 333 लफ्जों को याद कर लो।
आज से याद कर लो, और ना सिर्फ याद कर लो रटा लगा के, बल्कि ये देखो कि इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और इन्हीं वर्ड्स को अपने एसेज में, अगर कहीं ऐसे लिखने हैं तो उसमें भी यूज करो। नंबर 1, इंग्लिश में टेंसेस सबको आनी चाहिए, एक्टिव पैसिव सबको आनी चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक्टिव पैसिव टेंसेस सीखे बगैर, अल्सर के स्ट्रक्चर सीखे बगैर ऐसे की तैयारी हो जाए तो नहीं होगा। पहले बुनियादें बना लें, राइट। बुनियादें आपकी खोखली और आप जितना आलिशान महल बना लें, वो महल गिरेगा, वो नहीं चलेगा। तो इंग्लिश में तो मैंने आपको बताया 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ऑफ जीआरई पैटर्न, आप इनको याद कर लें, इनकी यूजेज देख लें, अपनी ग्रामर के ऊपर काम कर लें। आसान सा तरीका है, चैलेंजर एकेडमी की किताबें उठा लें, या कोयटा में एकेडमी है। मैं इसकी किताबें आपको इसलिए रेफर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि स्पॉन्सर उन्होंने मुझे किया है, इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी किताबों में एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ उर्दू है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश और उर्दू दोनों साथ साथ लिखी हुई आपको बहुत अच्छा है देगा। आसान स्टडीज के लिए यार मैट्रिक की किताब उठा ले, अपने बीए बीएससी की किताब उठा ले, उसको पढ़ ले। इस्लामिक स्टडीज के लिए, हाँ इस्लामिक स्टडीज थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आई बिलीव कि इस्लामिक स्टडीज के लिए आपको किसी एक किताब से आपको गुजारा नहीं होगा। तो वही बात, पैटर्न जो आपने नोट किए हैं, उन पैटर्न की बेस पर थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे किस नेचर के टॉपिक्स आ रहे हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान से रिलेटेड कोई सवाल लाजमन आएगा, इस्लाम के बुनियादी जो अकायद है उनमें से कोई सवाल लाजमन आएगा। तो आपने इस एरिया को ले लिया। मैथ सबसे बड़ा रोग है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और मैं समझता हूँ यार जिसको मैथ नहीं देना ना, मतलब मैं ऐसे अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसको मैथ का पेपर नहीं देना था, वो मैथ पास नहीं कर सकता था, हालांकि 8वीं का मैथ होता है, उस बंदे ने एमफिल कर लिया। मैं कह जॉब के लिए कोई और तरीका ले लो, नहीं यार मैथ नहीं होता, एमफिल कर लेता हूँ। उस बंदे ने सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर दी, ये सोचते हुए कि जी सीएसएस में मैथ्स का पेपर नहीं होगा, लेकिन आगे अगर ये जो स्प्रिंग टेस्ट होता है उसमें मैथ्स आता है तो आगे ये बंदा गया। तो मैथ्स बहुत बड़ा रोग है, हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैथ्स के लिए आपको 8वीं तक का मैथ्स पढ़ना है। चैलेंज ये नहीं है अगेन कि आपने 8वीं के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चैलेंज ये है कि आपने 8वीं के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो उसके लिए यूट्यूब फिर भरा हुआ है। आप जस्ट एक गैट जनरल की किताब उठा लें, एक किताब, और उस किताब में जो टॉपिक्स हैं आप उनको एक्सप्लोर कर लें, आपकी जिंदगी उम्र भर के लिए आसान हो जाएगी। तो अच्छा, बाकी रह गया करंट अफेयर्स। एक सवाल बहुत ज्यादा होता है मुझसे कि सर फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 अगस्त को टेस्ट है, तो मैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, 1 जनवरी से स्टार्ट कर दूं? अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ऐसे ये बड़े बेवकूफाना और अहमकाना सवाल है। एक शख्स अगर ये कहता है कि मैं एग्जाम दूंगा कोई भी 1 अगस्त को, और मैं 1 जुलाई से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो इससे बड़ा अपनी जात का दुश्मन कोई नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए तरतीब उल्टी होनी चाहिए। आपने, अच्छा लोग कहते हैं 3 महीने के करंट अफेयर्स काफी है, 5 महीने के करंट अफेयर्स काफी है। भाई जितना आप पढ़ सकते हैं उतने काफी है। तरीका यह है कि आपने आज फॉर एग्जाम्पल 22 जून है, आज का अखबार उठाएं, आज के अखबार से रिलेटेड आपको क्या अपडेट्स मिल रही हैं। आज 22 जून को आपको चाइना और इंडिया की क्लैश के बारे में भी खबर मिलेगी, आज आपको कोरोना के मौजूदा हालात के बारे में भी खबर मिलेगी, और बहुत कुछ मिलेगा। आप पिछले दिन का अखबार उठाएंगे तो बहुत सारी खबरों की जरूरत आपको होगी ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी नया वर्जन पढ़ चुके खबर का, राइट। तो बजाय से कि मैं आप 1 जून से स्टार्ट करें और आगे 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 के अखबार पढ़ते जाएं, भाई आज का अखबार पढ़ो और आज से फिर पीछे की तरफ मूव करो, क्योंकि जितना ज्यादा लेटेस्ट इश्यू होगा उसके आने के इम्कान उतने ज्यादा होंगे, राइट। दूसरी बात यह है कि हो सकता है आप कहें कि मैं 6 महीने के जो ना करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, भाई आपसे 15 दिन के करंट अफेयर्स पूरे ना हो, तो एटलीस्ट जो मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स हैं, जो सबसे जरूरी करंट अफेयर्स हैं, उसके ऊपर तो आपकी कमांड हो, उसको तो आपने पढ़ा हो। तो आज फॉर एग्जाम्पल 22 जून है, आज से स्टार्ट करें, पीछे जाते जाए। अगर आपने 22 दिन के करंट अफेयर पढ़ लिए तो इसका मतलब जून आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। तो दिस इज व्हाट आई वुड ऑफर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और रूज अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है यस प्लीज। अच्छा, 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं मर्ज करूंगी, ठीक है, बिकॉज काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आपकी तरफ से आ रहे हैं। एक तो ये कि हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर गुड एंड आउटस्टैंडिंग एसे, राइट? So this is one thing, and the second thing is कि analytical portion को कैसे prepare करते हैं, सही है? And there is one question that how can we analyze a question through critical point of view. Second one is कि how can we improve our vocabulary, right? So मेरा ख्याल तरतीब से ही चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था, so these are the questions, starting from essay.
ओके, ऐसे में सबसे बड़ा मैंने जो मसला और अलमिया देखा है अपने स्टूडेंट्स का, आसपास जो मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कभी भी स्पेशली सीएसएस की तैयारी की है, ये जो सीएसएस की तैयारी कर रहे थे ना, ये बड़े मजे के लोग होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एग्जाम देने से पहले आपको बता रहे होते हैं मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। ये कहीं फेसबुक भी कमेंट करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल लफ्ज यूज करने की कोशिश करेंगे। इनकी ईद बिश भी आपको आएगी तो वो पता लग रहा होगा जी जानबूझ के ना इतने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया। यानी इनको ये लगता है, अक्सर को ऐसा लगता है कि सीएसएस के ऐसे में कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप ऐसे किसी को समझना है। और ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, एक चीज होती है कि आपकी फीलिंग का जो इजहार है वो एक लफ्ज कर सकता है, उससे बेहतर किसी और लफ्ज की सूरत में नहीं हो सकता। अब बेशक वो लफ्ज किसी को नहीं आता, लेकिन मेरी फीलिंग का इजहार हो रहा है तो मैं उस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। एक होता है जानबूझ कर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि अगले को लगे ओह वाह इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, राइट। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, कोई भी वर्ड देखा उसकी यूसेज को तो समझा ही नहीं ना कि वो लफ्ज इस्तेमाल कहाँ होगा। बस एक लफ्ज उन्होंने देख लिया और उस लफ्ज को जबरदस्ती अपने ऐसे में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यकीन करें आप अपना मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके मुझे इस तरह के मैसेज आते हैं और मैं या वो इस तरह की कोई बात या कोई तहरीर लिखते हैं और मैं समझ जाता हूँ कि यार एक मिनट, लफ्ज तो मुश्किल यूज कर लिया लेकिन इसके साथ तुमने ग्रामर का बयान कर दिया, क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं था कि इस वर्ड के साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या यूज होना चाहिए था। तो ऐसे में लोग समझते हैं कि वोकैबुलरी इज द की। नो, ऐसे में द क्लियर थिंकिंग इज द की। ऐसे के हवाले से आपको मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स दे दूं जो मैंने रिसेंटली अपनी जीआरई के एग्जाम में अप्लाई की है एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट। आपको क्या करना है ऐसे में, पहले तो यार सोच लें कि क्या क्या लिखना है। आपकी दलाइल में अगर बात नहीं है ना तो जितनी दुनिया के अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर ले फायदा कोई नहीं। तो पहली चीज है दलाइल। अब अज्यूमिंग कि आपके पास अच्छे दलाइल हैं, आपकी हर दलील एक पैराग्राफ में हुई है। आपका पहला पैराग्राफ और आपका आखिरी पैराग्राफ इंटरलिंक्ड हो, यानी पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ मिलकर पूरे ऐसे की स्टोरी बताता हो। आगे जाके क्या क्या बात होगी ये पहला पैराग्राफ बताए और पिछले तमाम पैराग्राफ में आपने क्या बात की है ये आखिरी पैराग्राफ बताए। आपके हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस एक थीसिस स्टेटमेंट हो पूरे पैराग्राफ में मौजूद बातों की। आपने जितने भी दलाइल दी, मिसाल के तौर पर आप कोई एजुकेशन के खिलाफ लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और आप कोई एजुकेशन को मजहबी पॉइंट से आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब आपने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें की हैं उस एक पैराग्राफ में, उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट क्या है, दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर पैराग्राफ। अच्छा, बहुत अच्छी चीज हो अगर आपका पैराग्राफ की आखिरी लाइन अगले पैराग्राफ के बारे में कोई हिंट दे रही हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई एजुकेशन के अगेंस्ट बात की है फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव और आपने बताया कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही हमारे यहाँ सोसाइटीज बनती हैं। लास्ट सेंटेंस में आपने सोसाइटीज का एक छोटा सा हिंट दे दिया, उसके बाद आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगेंगे तो कोहेरेंस क्रिएट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो आपके पास इन शॉर्ट आपके पास दलाइल और ख्यालात होनी चाहिए और फिर उन ख्यालात का इजहार करने के लिए आपके पास अच्छे अल्फाज होने चाहिए। एक अच्छे ऐसे की इससे बेहतर क्वालिटी कोई नहीं हो सकती। डजंट मैटर कितने आसान अल्फाज इस्तेमाल किए या कैसे लफ्ज यूज किए, ठीक से अपने ख्यालात को आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इट्स मोर देन परफेक्ट। एक तो ये था कि एनालिटिकल रीजनिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द की। दूसरा ये था कि आपने कहा कि वोकैबुलरी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी इसके कॉन्सेप्ट की, लेकिन समहाउ ऑब्वियसली बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, तो हमें वोकैबुलरी चाहिए होती है टू राइट समथिंग, एनीथिंग। तो हाउ टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी? So these were the questions, and how to analyze a question through critical point of view. Right. यहाँ पे जो मेरी तजवीज़ होगी दैट वुड बी स्लाइटली लॉन्ग टर्म, यानी मैं आपको कोई ऐसी तजवीज़ तो नहीं बता सकता कि जी ये कर लिए 1 महीने में एनालिटिकल राइटिंग और वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। बट ये कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने 1 साल पहले जीआरई का एग्जाम दिया, जान मार दी, वोकैबुलरी याद कर ली, सब कुछ कर लिया। एनालिटिकल राइटिंग में आई कुड स्कोर ओनली 4 and in verbal section I could score only 155. इस बार मैंने दोबारा ये टेस्ट दिया और मैंने ये रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बावजूद। I scored way better and I scored 5 out of the 6 score percentile, या 92% दुनिया के जो लोग हैं उनसे बेहतर स्कोर आया मेरा एनालिटिकल राइटिंग में। मैं इस चेंज को जब मैंने एनालाइज किया है तो सिर्फ एक फर्क मुझे महसूस हुआ है, इसलिए एफर्ट की निस्बत इस बार मैंने रट्टा नहीं लगाया था वोकैबुलरी का,
बल्कि मैंने जनरली अपने शौक के लिए थॉरो रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। तो जब आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप किताबों को पढ़ते हो, देखते हो, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार दुनिया में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद हैं और हर बंदा किस नजरिए से किस चीज को देखता है। तो वही बात है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग और आपकी एनालिटिकल रीजनिंग बुक रीडिंग से आपको अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली उसका साइड इफेक्ट एक ये भी होता है कि आपकी एनालिटिकल राइटिंग या आपकी जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। आप क्रिटिकली चीजों को बहुत बेहतर इवेल्युएट कर सकते हो। मैं फिर वही बात कहूंगा, ऐसे लिखना है, कोई रीजनिंग करनी है या कोई एनालिसिस करनी है, पहली चीज ख्याल है। अगर ख्याल ही नहीं है तो उसको अल्फाज की शक्ल देना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज ऑब्वियसली आपकी रीडिंग के थ्रू इंप्रूव हो सकती है। एक रिसोर्स बारे में आपको बता देता हूँ, आप में से अगर कोई जीआरई इन फ्यूचर करना चाहता है या इवन अगर उसका इरादा नहीं भी है, तो जीआरई की जो ऑफिशियल गाइड्स वगैरह है वो जरा डाउनलोड कर लें, और उसमें जो एनालिटिकल राइटिंग के एसेज जो लिखने होते हैं उनको इवेल्युएट करें कि जो 6 स्कोर कर रहा है, जो 5 कर रहा है, जो 4 कर रहा है, उन सब के एसेज कैसे थे और किस तरह से हर ऐसे बेहतर होकर बेहतर से बेहतर स्कोर दे रहा है, या जो बेहतरीन टॉप स्कोरिंग एसेज हैं उन्होंने किस तरह से एनालाइज किया है। तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आप ये एनालिटिकल राइटिंग जो है या एनालिटिकल रीजनिंग कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक जीआरई वुड बी अ वेरी गुड रिसोर्स, और अगेन प्रैक्टिस के जरिए ये होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हुनर उतना बेहतर होगा। तो वोकैबुलरी मैंने आपको बताया यार, एक तो रीडिंग करना स्टार्ट करें, रीडिंग के दौरान जो लफ्ज आपके जहन में आ रहे हैं जो आपको नहीं आते उनको सिर्फ अंडरलाइन कर लें, उसको चेक मत करें, दिस इज व्हाट आई डू। और जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ तो 10-12 लफ्ज ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग मुझे नहीं आते, मैं फिर डिक्शनरी निकाल के उन वर्ड्स की मीनिंग जो है किताब पे लिख लेता हूँ, या मैं स्टिकी नोट्स मैंने रखे होते हैं अपने पास, उन स्टिकी नोट्स पे वर्ड्स के मीनिंग्स लिखकर मैं उन मीनिंग्स को किताब के ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ। तो आप मतलब ये कि अगर वोकैबुलरी का रट्टा लगाने बैठेंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। रीडिंग करते हुए जब आप देखेंगे कि किसी राइटर ने इस लफ्ज का क्या इस्तेमाल किया, कैसे किया, किस मौके पे किया, किस फॉर्म के साथ किया, तो फिर आप उन वर्ड्स को ना सिर्फ एक वोकैबुलरी आपके जहन में बैठ जाएगी, बल्कि उन वर्ड्स का बेहतर यूजेज भी आपको आ जाएगा। लफ्जों की मीनिंग आना कोई मसला नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे आपने लिखना है तो आपको पता हो कि लफ्जों का इस्तेमाल कैसे होगा। और अगेन, जितना आप अच्छा सुनते हैं उतना अच्छा बोल पाते हैं, जितना आप अच्छा पढ़ते हैं उतना अच्छा आप लिख पाते हैं। So in any of these situations, reading is the key. Well, very thorough answer and very useful answer. Now moving on to one more question, that is interview related. But I would like to ask you that interview related जो question है, अब हमारे पास question आया है कि I passed my BPSC exam, for as now I'm worried about my interview, right? So regarding the interview, don't you think so we need a whole other session for that? So but to satisfy this person, right? मैं चाहूंगी कि आप अगर 2 से 3 मिनट में इंटरव्यू के हवाले से एक थोड़ी सी बात कर दें, एंड देन इन दिस वीक, इसी हफ्ते में एक इंटरव्यू के हवाले से सेशन रख लेते हैं। राइट, इंटरव्यू के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बरसात पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं तो देयर इज अ बुक, मैं बलूचिस्तान और मालूमात आमा, मुझे राइटर का नाम भूल गया है, लेकिन अगर आप आर्चर रोड पे जाएंगे कोयटा में तो आपको ये किताब मिल जाएगी। या दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किए हैं कि उनसे पूछे गए हैं इंटरव्यूज में। इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है, लाइक अगर आपने अकाउंटिंग का टेस्ट दिया है तो आपको अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हो, या जो भी आपको कॉमर्स के बारे में बताओ, तो अपनी फील्ड को आपने बहुत ज्यादा देखना है, उसको थॉरोली, उसके बारे में आपको थॉरोली बताओ। दूसरा ये है कि जो आपको मैंने किताब बताई बलूचिस्तान मालूमात आमा, ये स्टार्टिंग स्टेप है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि इस किताब को कर लिया तो आपकी बीपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। बस ये इब्तदाई कदम होगा, वो हम कहते हैं ना स्टार्ट कहाँ से करें, तो वो आपको स्टार्ट मिल जाएगा। अदरवाइज बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज जो है, जितना मैंने सुना है, बहुत ही बात अजीब व गरीब सवाल किए जाते हैं। वो एफिल टावर पे जो मीनार है उसके ऊपर एक बांस लगा हुआ है, बांस की ऊंचाई क्या है, या मिसाल के तौर पर एक किताब है, उस किताब का कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा सवाल नहीं किया गया बट कितने सवाल हो सकते हैं। तो वो इस तरह के कुछ सवाल करते हैं जो ऐसा महसूस होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो बच्चों के बीच में नहीं है, कमीशन और जो कैंडिडेट है वो आपस में एग्जाम कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम सिलसिले हैं, हमारा वो अलग डिबेट है।
आप उस पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं। और आप यस, मुझे एक कमेंट मिल गया है, ऑथर का नाम मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था। ऑथर का नाम है अनवर जमीर, और अनवर जमीर और बलूचिस्तान मालूमात आमा, ये किताब है। इससे स्टार्ट करें और उसके बाद फिर ये सफर चलता रहता है। बहुत सारे इंटरव्यूज आप देंगे, बहुत से इंटरव्यूज में करीब आएंगे, बहुत से इंटरव्यूज में लगेगा कि अपॉर्चुनिटी बन गई मेरी, नहीं बनेगी, पर इट्स अ जर्नी। तो कामयाबी जो है ये किसी इवेंट का नाम नहीं है, ये प्रोसेस का नाम है। बस आप करते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि ये पौधा कब बड़ा हो गया और इसको देना चाहते हो। वेल जी, थैंक यू सो मच। हमारी जो मीटिंग रही है, जो सेशन रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है। एंड आई थिंक अभी हमारे पास कोई 5 मिनट हैं, सो आई थिंक क्लोजिंग करनी चाहिए हमें। थैंक यू सो वेरी मच हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। वी विल बी मेकिंग दिस वीडियो अवेलेबल इन द फ्यूचर एज वेल। एंड इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो सेशन कर लेते हैं। बाकी आप जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, वी डोंट नो कि आप लोगों ने फेसबुक से रीच किया या किसी और आपको जस्ट शेयर हुई थी ये जो क्या कहते हैं इवेंट था। सो आप हमारा फेसबुक पेज जो है उससे कनेक्ट हो जाएं अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं हैं। हमारे सारे जो फ्यूचर के सेशंस होंगे वो वहीं पे अपलोड होंगे और वहीं से जो है हम लोग आगे क्या कहते हैं न्यूज़ जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जॉब्स जो है ना वो बड़ा पेन पॉइंट है हमारी कौम का, हम लोगों का, ठीक है, और होना भी चाहिए, जस्टिफाइड है। इट्स नॉट अ शेम इफ समवन ओनली वांट टू डू अ जॉब, क्योंकि ये चीज़ जो है ना हमें ये विरासत में मिली होती है। हमारे जो अब्बू, हमारे दादा वगैरह, वो उन्होंने यही घुट्टी डाली थी कि बच्चा या बच्ची जो है ना उसको हम पढ़ाई लिखाएंगे, ये बड़ी अच्छी नौकरी करेगा। मतलब ये दुआ भी यही इस्तेमाल होती है, विजन भी उनका यही था, मिशन भी यही था, जिंदगी भी यही थी, जीना मरना उठना बैठना इस कॉन्सेप्ट के साथ था। तो जाहिर है अब लेकिन दुनिया जो है ना वो काफ़ी बदल रही है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं बहुत जॉब्स में, वो टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन उनके साथ जैसे अभी आपने बताया कि लक का जो फैक्टर होगा या कोई और फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, रिश्वत का भी होता है, सिफारिश का भी होता है, लेकिन कम्पिटेंसी का भी होता है। तो अगर आपका कोई फैक्टर जो है वो नहीं चल रहा, काम नहीं बन रहा, तो दूसरे तरीके भी इख्तियार करें, प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी जाएं। प्राइवेट जॉब्स में भी नहीं हो रहा तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, तो अपने स्किल्स को, जैसे आपने कहा था किनान आसिफ के, अपने स्किल्स को होन करें, होन योर स्किल्स, पॉलिश योर स्किल्स। एंड आजकल किसी स्किल को जो है वो बनाना, इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ जॉब। आप कोर्सेरा पे चले जाएं, आप लिंक्डइन के कोर्सेज पे चले जाएं, आप यूडेमी के कोर्सेज पे चले जाएं। कोर्सेरा वाले तो मतलब इट इज द बेस्ट थिंग बिकॉज आई यूज इट। वो तो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते हैं, आपको वहां से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का, जिस यूनिवर्सिटी का आप कोर्स ले रहे हैं, फाइनेंशियल एड भी मिल जाएगी, यानी आपका कोर्स फ्री भी हो जाएगा इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न। सो अपने स्किल्स पे काम करें और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहा करें, किसी एक चीज़ पे स्टक ना हो। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, जाते जाते मैं ज़रूर एडवोकेट करना चाहूँगी कि जो यूथ इनोवेशन चैलेंज है, इट इज़ लाइव। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये जो है प्रोग्राम अभी लॉन्च हो गया है, इसकी लास्ट डेट 27 है। सो डू चेक दैट आउट। आज हम अपने पेज पे भी आई थिंक सो वी शुड एडवर्टाइज इट। हम लोग आज ये इसको एडवर्टाइज कर देंगे, नॉट बिकॉज कि हमें इससे कुछ गेन होगा। हमने पिछले साल अप्लाई किया था एंड उड़ान में, और उड़ान जो है वो सिलेक्ट हो गया था, और तब से अब तक जो है वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है। सो जो भी आपको हेल्पिंग हैंड मिलता है रिगार्डिंग योर करियर, so take it, just don't stick in one thing or at one point. So किनान आसिफ, अगर आप 1 मिनट में कुछ अलविदाई कलमात कहना चाहते हैं या कुछ किसी थॉट के साथ जो है लीव करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, so the mic is yours. थैंक यू सो मच रूज। एंड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करना चाह रहे होते, तब्दीलियाँ लाना चाह रहे होते, बट पता है तब्दीली कब आती है? एक लम्हे से, एक फैसले से। जिस दिन आप फैसला कर लेते हैं ना कि यार जिस तरह से जिंदगी जी रहा हूँ या जिस तरह से मेरे आसपास के लोग जिंदगी जी रहे हैं वैसे नहीं जीनी है, उस दिन आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। अब मसला ये है कि जब हम स्टेप्स उठाते हैं ना तो बहुत सारे लोग उन स्टेप्स के बाद मुश्किल से घबराते हैं, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला का कुरान पाक में बयान है कि मुश्किल के साथ आसानी है। तो अगर आप कभी लाइफ में मुश्किलात से घबराएंगे ना कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नौकरी बहुत मुश्किल है, तो जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं। और हर वो चीज जो हासिल करने के लायक है वो इसलिए मुश्किल है ताकि हर कोई उसकी कोशिश ना करे और वो सिर्फ काबिल लोगों को मिल सके।
रोजगार के बेहतर कराए, बाकी तमाम मामला भी कोशिश पे डिपेंड करते हैं। आप कोशिश नहीं कर रहे तो आप हाथ आए जो नसीब की चीज है ना, आप उसको भी गवा देते हैं। तो लक, हालात, मामलात, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन ये तमाम चीजें आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है, अब वो आपकी कोशिश है। आप उस कोशिश के ऊपर फोकस रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की आपके लिए बहुत सारे रास्ते बनाएगा। मुश्किलात से ना घबराएं, चैलेंजेस से ना घबराएं, क्योंकि ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, यही आपको एक आम बच्चे की निस्बत, एक लड़के की निस्बत एक मर्द बनाते हैं। तो चैलेंजेस से घबराने वाला, इन अदर वर्ड्स अगर मैं थोड़ा ब्लंट होके कहूँ तो वो ये समझे वो मैच्योर ही नहीं हुआ, वो बड़ा ही नहीं हुआ। तो कीप टेकिंग चैलेंजेस, मुश्किलात से लड़ते रहें, मुश्किल से मुश्किल चैलेंज लेते रहें, और आप देखें आप जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत आगे हाँ जी, वो एक लड़के को मर्द बनाते हैं और एक लड़की को जो है वो औरत बनाते हैं, मतलब मैच्योर करते हैं। हम लोग को जरूर इंक्लूड करना चाहिए सब सारी जो कम्युनिटी है। सो थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड आई रियली होप कि यू गेन समथिंग टुडे। मे बी कि अगर इसमें आपकी कोई आपका क्वेश्चन पर्सनली आंसर ना हुआ हो, मे बी आई डोंट नो, आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल ऑफ इट, बट फिर भी आप लोगों ने काफी गेन किया होगा। और यही एक कॉन्वर्सेशन की भी, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन की अलामत होती है। आप किसी से भी करें या आप किसी के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करें तो कोशिश करें उस शख्स से या उस जगह से कोई अच्छी बात जरूर लेके जाएं जिससे आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट पड़े। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। वी विल बी बैक विद वन मोर great session with great people. So do send your comments and feedback on this session to us at our Facebook page or at our official number, whatever you are comfortable with. So this is goodbye. Allah Hafiz. Yeah.